जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल जिसने पूरे समाज को हिला दिया। सवाल था वर्ण व्यवस्था या मरण व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल उठाया था भारत के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। उन्होंने पूछा था, क्या यह व्यवस्था इंसान को जीने का अधिकार देती है या इंसान को जन्म से ही नीचे दबाकर उसका जीवन खत्म कर देती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे आखिर क्यों बाबा साहेब ने वर्ण व्यवस्था को समाज के लिए खतरनाक बताया था। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसे कहा गया वर्ण व्यवस्था। कहा गया कि हर व्यक्ति का काम उसके जन्म से तय होगा, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्था बदल गई। अब यह सिर्फ काम की व्यवस्था नहीं रही, बल्कि ऊंच नीच और भेदभाव की व्यवस्था बन गई। किसी को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, किसी को स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं, किसी को पानी तक छूने की इजाजत नहीं। दोस्तों, जिस वर्ण भेद, जात पात, जिस छूतछात के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था, इतना अपमान सहना पड़ रहा था, क्या अपने देश में उसे मिटाने के प्रयास, उसे खत्म करने की कोशिशें कभी हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? सबसे पहला प्रयास इस दिशा में यदि किसी ने किया तो वह स्वयं भगवान बुद्ध थे। उनके विरोधी उनके बारे में यही कहते थे कि यह श्रमण गौतम चारों वर्णों को समान रूप में शुद्ध कहता है। भारत में पुराने समय में 2 विचारधाराएं, 2 संस्कृतियां चल रही आ रही हैं। दोनों को संस्कृति कहने की प्रथा है। एक है ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी श्रमण संस्कृति या संत संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति का कहना रहा है कि अछूत को अछूत है, जिनके छू जाने से भी पाप लगता है। ऐसे सभी लोगों का जो कभी संभवतः बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। ब्राह्मण संस्कृति ने चमार, भंगी आदि के काम करने पर मजबूर किया। जो दूसरों करोड़ों लोग हैं जिन्हें शूद्र कहा जाता है और जो नाई, लोहार, कुम्हार आदि के काम करते हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों के सेवक का दर्जा दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को द्विज नाम दिया गया और दिया गया शूद्रों से तथा अछूतों से सभी प्रकार की सेवा लेने का अधिकार। द्विजों में जो वैश्य थे उन्हें कहा गया कि तुम ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करो और शूद्रों तथा अछूतों से सेवा लो। क्षत्रियों को कहा गया कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और वैश्य, शूद्रों तथा अछूतों से सेवा लो। और ब्राह्मणों को क्या कहा गया? ब्राह्मणों को कहा गया कि तुम किसी की सेवा न करो, सभी से सेवा लो। क्या ऐसी संस्कृति भी संस्कृति कहलाने के अधिकार है? इसके विरुद्ध श्रमण संस्कृति अथवा संत संस्कृति थी। इनसे कभी तो धर्म और समाज दोनों विषयों में समानता का प्रचार, क्या केवल कभी कभी धर्म के मामले में समानता का प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने धर्म तथा समाज दोनों विषयों में सभी आदमियों को बराबरी का दर्जा दिया। इसलिए वास्तव में श्रमण संस्कृति ही संस्कृति कहलाने के योग्य थी। इस ब्राह्मण संस्कृति अथवा असंस्कृति के विरुद्ध न केवल भगवान बुद्ध ने, बल्कि मध्यकाल में संत कबीर जैसे अनेक महापुरुषों के प्रचार किया। संत कबीर ने कहा, तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, तुम कैसे ब्राह्मण हो, हम कैसे शूद्र हैं। क्या हमारे बदन में लहू और तुम्हारे बदन में दूध है? इस ब्राह्मण संस्कृति के कारण पेशवाओं के समय में महाराष्ट्र में अछूतों की कैसी दुर्व्यवस्था थी, इसका उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही अपनी लिखी पुस्तक जात पात का उच्छेद में इस प्रकार मिलता है। पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई सवर्णी हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं उसकी छाया से वह हिंदू भ्रष्ट न हो जाए। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि उच्च जाति वाला हिंदू उसे भूल से स्पर्श न कर बैठे। पेशवाओं की राजनीति पुणे में अछूतों के लिए राज्याज्ञा
थी कि वे कमर में झाड़ू बांधकर चले। चलने से उनके पैरों के जो चिन्ह भूमि पर बने उनको उसी झाड़ू से मिटाते जाए, ताकि ऊंची जाति वाला कोई हिंदू उन पैरों के निशान पर पैर रखकर अपवित्र न हो जाए। पुणे में अछूतों को मिट्टी की हांडी लटकाकर चलना पड़ता था। गरीब को थूकना हो तो हुक्म था कि उसी में थूके। ब्राह्मण को ब्राह्मण संस्कृति में बगैर तिकी सीमा तक पहुंची हुई थी। एक बार सियासी पादरियों के हाथ चाय की पी लेने के पाप से कारण स्वयं लोकमान्य टिळक को भी प्रायश्चित करना पड़ा था इस ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ। इधर विद्रोह का जबरदस्त झंडा बुलंद करने वाले महाराष्ट्र के वीर का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। वह स्वयं एक माली की संतान थे और इसलिए ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार शूद्र थे। 1854 में उन्होंने अछूत लड़कों को और लड़कियों के लिए एक पुणे में स्कूल चलाए। शायद भारत भर में अछूत लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल चलाने वाले प्रथम क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ही थे। पिता ने छूत अछूत न मानने के कारण ज्योतिबा फुले तथा उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब भी यह महापुरुष तनिक विचलित नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने गुरु की तरह मानते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक शूद्र कौन थे महात्मा ज्योतिबा फुले को ही समर्पित की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्ययन ने और उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें हिंदू समाज में प्रचलित ब्राह्मणवाद को घोर शत्रु बना दिया। तब भी वह अपनी लंदन की पढ़ाई पूरी हो चुकने तक समाज सुधार के किसी कार्य में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें पढ़ना पड़ा। 1954 में छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर रियासत के राजा हुए। वह महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा और काम करने के ढंग से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ब्राह्मणेतर समाज नाना को प्रकार आगे बढ़ाने की कोशिश की। ब्राह्मण उनके विरोधी बन गए। उन्होंने समाज को अपमानित करने का तक का दुस्साहस किया। राजपुरोहित ने पूर्ण स्नान के समय वेद मंत्र का उच्चारण करने से इनकार कर दिया। महाराज ने पूछा, वेद मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा है? अभिमानी राजपुरोहित बोला, आप शूद्र है, आपको वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने राजपुरोहित का समर्थन किया। शाहू महाराज विचलित होने वाले वीर नहीं थे। उन्होंने राजपुरोहित को पद से हटा दिया और उसके साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य के पद को भी उड़ा दिया। बड़ा विवाद हुआ। जिन ब्राह्मणों ने महाराज की कटु आलोचना की उनमें प्रमुख थे केसरी के संपादक पंडित बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। राजनीतिक विचारों के जितने प्रगतिशील थे, सामाजिक सुधार के मामले में वे उतने ही अधिक फिसड़ी सिद्ध हुए। कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का अपनी रियासत में अछूत आंदोलन चालू था। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर और महाराज की मुलाकात हुई। 1920 में महाराज की सहायता से अछूतों का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मूक नायक नाम से एक मराठी पाक्षिक आरंभ हुआ। लोकमान्य के केसरी ने मूक नायक के प्रकाशन का विज्ञापन तक नहीं छापा। पत्र के प्राथमिक 13 अंकों के सभी अग्रलेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही लिखे थे। 1920 में डॉक्टर अंबेडकर की यह अध्यक्षता कोल्हापुर में एक परिषद हुई थी, जिसमें बोलते हैं, छत्रपति शाहू महाराज ने कहा था, भाइयों, आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिल गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर की आपकी अछूतपन की बेड़ियां काट डालेंगे। समय आएगा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमकेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज की वाणी अक्षरशः सत्य हुई। 1918 के नवंबर महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बम्बई से सेंट हर्ट कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का पद ग्रहण किया। वे इस पद पर केवल 20 महीने रहे। 1920 के जुलाई महीने में ही पद से त्यागपत्र दे उन्होंने लंदन के लिए प्रस्थान किया। लगभग 3 वर्ष वे लंदन और जर्मनी में रहे। 3 वर्ष में 3 डिग्रियां प्राप्त करी। 1923 के अप्रैल महीने में वे स्वदेश लौटे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ सब कुछ थे। तो दोस्तों,
आज भी यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम सच में बराबरी वाले समाज में जी रहे हैं या हमें अभी भी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप बाबा साहेब की ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।